जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है। देखो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है, विक्टोरिया मेमोरियल मेमोरियल आपका कोलकाता में। कहां पे है, कोलकाता में। देखो कुछ मेन चीजें, मेन प्लेसेज हैं कि जैसे चार मीनार कहां पे है, हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है। कोलकाता में एक ग्राउंड भी है ईडन गार्डन्स, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कि ईडन गार्डन्स कहाँ है। मुंबई में बानखेड़े, ठीक है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। कौन सा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज बेसिकली कहां पर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप, भारत में लौह पुरुष नाम से किसे जाना जाता है। देखो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, क्योंकि इनकी राजस्थान के एकीकरण में अहम भूमिका भी रही है। एकीकरण में, सॉरी, भारत के एकीकरण में अहम भूमिका भी रही है इनकी, ध्यान रखना, ठीक है। और इनका अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है वो, गुजरात में बनाई गई है, अहमदाबाद। इसके बाद आप, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। देखो भारत और चीन को मेनली जो विभाजित करती है मैकमोहन लाइन है। कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन है। तो ये मैकमोहन लाइन 890 किलोमीटर है, और इसको डिसाइड किया था एक अंग्रेजी ऑफिसर थे, हेनरी मैकमोहन। इन्होंने भारत और चीन के बीच में इस लाइन को डिसाइड किया था, लेकिन चीन इसे कभी मानता नहीं है, चीन इसको कभी भी नहीं मानता है। इसके बाद हम बात करें डूरंड लाइन। देखो डूरंड लाइन आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है वो आपकी डूरंड लाइन है, 17 पैरेलल। ये देखो आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की जो है, उत्तरी वियतनाम और कौन सा, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, 17 पैरेलल बोलते हैं, 17 समांतर बोलते हैं उसको, बताऊंगा। तो इसके अलावा मैकमोहन के अलावा एक एलएसी और है, भारत और चीन के बीच की लाइन है, इसको एलएसी भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद आओ, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। देखो सबसे जो पहला ऑप्शन दिया गया है आपके लिए वो दिया गया है महानदी। तो महानदी तो रायपुर के निकट एक सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत श्रृंखला है, सिहावा पर्वत श्रृंखला है। तो रायपुर के निकट सिहावा पर्वत श्रृंखला है छत्तीसगढ़ में, तो महानदी वहां से निकलती है आपकी। गोदावरी की बात करें, ये यम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो देखो नर्मदा नदी आपकी जो अमरकंटक, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का एक तीर्थ स्थल है, हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वहां से आपकी नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन भी निकलती है। ध्यान रखना ये दोनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, दोनों ही नदियां। भाई यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों ही दे दिए, ऑप्शन कोई एक आएगा, तो ध्यान रखना है दोनों नदियां कहां से निकलती है, आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत के गृह मंत्री का नाम है, देखो राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, सबको पता होगा। देखो ये मंत्रिमंडल का है, एक क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, तो मेन जो आपके मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनको आप याद कर लेना इसको। राजनाथ सिंह वर्तमान की बात करें तो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं आज की तारीख में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। तो गृह मंत्री पूछा है तो आपका गृह मंत्री कौन हो जाएगा, अमित शाह। ध्यान रखना मुख्य राज्यों के आपको मुख्यमंत्री भी याद करने हैं, और इसके अलावा जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल आपको याद करना है। मेन जो मुख्य मंत्रालय, यहां से क्वेश्चन आते हैं।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम, देखो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे, भारतीय एयरफोर्स के थे और रूस से ये गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? राकेश शर्मा। इसके बाद आते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। देखो भारतीय तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? देखो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है आपका किसमें? सिनेमा में। ऑस्कर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? सिनेमा में। शिक्षा के क्षेत्र में ये दान दिया जाता है। ये दान प्राइज है एक, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा प्राइज है? ये दान प्राइज। और इसके बारे में जो मेन चीज है ये दान प्राइज के बारे में, जो 2021 का ये दान प्राइज है वो रुक्मणी बनर्जी ने जीता है। किसने जीता है? रुक्मणी बनर्जी ने। 2021 का जो ये दान प्राइज है वो आपका किसने जीता है? रुक्मणी बनर्जी ने जीता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद आओ 10वां क्वेश्चन। देखो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखो, जीके और जीएस में यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है। अभी भी बता रहा हूं आपको, एग्जाम करो, आपके एग्जाम का पूरा 1 आवर होता है, आपके पास 60 मिनट होती है। जीके जीएस 15 मिनट में निपटा लो, बाकी के 20 क्वेश्चन आप आराम से मैथ्स रीजनिंग के करो। जिस बच्चे को यदि पढ़ने में थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो आर्मी का पेपर वास्तव में उसके लिए 40 मिनट का ही है, 40 या 45 मिनट से ज्यादा का नहीं है। लेकिन फिर भी जो एवरेज बच्चे हैं, जो औसत बच्चे हैं, देखो जीके और जीएस में तो सभी को बराबर ही टाइम लगता है, 2 4 5 मिनट का फर्क पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पे हमें जो टाइम है पहले इनको निपटा देना है। लास्ट में जो टाइम है, जो बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं या एवरेज से बिलो होते हैं, वो आराम से करो फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट किस शहर में है? देखो इंडिया गेट कौन से शहर में है? देखो यहां पे कोलकाता बताया था मैंने अभी, विक्टोरिया मेमोरियल है, क्वेश्चन पहले आया भी था अभी, विक्टोरिया मेमोरियल है यहाँ पे तो ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन आया था। मुंबई, देखो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक इंडिया गेट है और एक गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? मुंबई में। और जो आपका इंडिया गेट है वो कहां पे है? दिल्ली में। तो इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली में। ये देश की राजधानी है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो मुंबई बेल्ट से होती है। वो आगे आते हैं अब। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? देखो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे? गोल्फ से। जो अभी सिंगापुर गोल्फ हुआ था वो इन्होंने ही जीता था। ध्यान रखना है, यदि यहां पे मैं बता रहा हूं, यदि यहां पे दौड़ दे दिया जाता तो ज्यादातर बच्चे दौड़ कर देते हैं, ठीक है ना। वो अलग मिल्खा जी, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे? गोल्फ से। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? देखो सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है? केरल में। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? केरल में, और बिहार में कम है आपकी। इसके बाद आते हैं केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो ये कुछ एक भाषाएं जो आपको याद रखनी है। अपने मेनली जो उत्तर भारत में बोली जाती है सबसे ज्यादा, वो तो हिंदी बोली जाती है। बाकी ये भाषाएं देखो ये साउथ की हैं, कौन सी कहां पे बोली जाती है? तो हम सबसे पहले आएंगे आपकी तेलुगु पे। देखो तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से क्या बना है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ध्यान रखना तेलुगु कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और जो आपकी कोंकणी है, ये कोंकणी आपके गोवा के दक्षिणी भाग में और आपके कर्नाटक में, गोवा और कर्नाटक में। तमिल आपकी तमिलनाडु में हो गई भाई, कहां पे हो गई? तमिलनाडु में हो गई। और मलयालम आपकी कहां पे हो गई? केरल में। तो
क्वेश्चन में पूछा है केरल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मलयालम। इसके बाद आओ 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ। देखो अभी जो रिसेंटली ओलंपिक हुए थे वो कहां पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे। कहां पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे, ठीक है। अगले जो ओलंपिक है ये तो 2020 में, ध्यान रखना। अब जो 2024 के ओलंपिक होंगे वो कहां पे होंगे, पेरिस में होंगे। फ्रांस कहां पे होंगे, पेरिस में। ये ध्यान रखना, अभी हुआ है वो, अगला जरूर याद रखना, अगला भी पूछा जा सकता है। यदि 2016 का पूछता है तो वो रियो डी जेनेरियो में हुए और ब्राजील में है वो। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक कौन सा है, असम। कौन सा है, असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, असम है। अब देखो इसके बाद ये हमारे जीके के 15 क्वेश्चन हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हम साइंस के क्वेश्चनों पे। देखो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो कोशिका का शक्ति का भंडार किसे कहा जाता है, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्योंकि कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहां से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति भंडार भी कहा जाता है। इसके बाद आओ अगला, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। देखो प्रजनन हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो कितने प्रकार का हो गया प्रजनन हमारे पास, दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। अब देखो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है। तो देखो सबसे लंबी पूछे आपसे, सबसे लंबी फीमर है जो कि कहां पे पाई जाती है, जांग की हड्डी है। और जो सबसे छोटी की बात करें, एक और है, सबसे छोटी है स्टेपीज। सबसे छोटी है स्टेपीज। सबसे छोटी और सबसे लंबी याद रखना, स्टेपीज कहां पाई जाती है, कान की हड्डी। कहां पे, कान पे। सबसे बड़ी पूछे फीमर, सबसे छोटी पूछे स्टेपीज। स्टेपीज कान में, और ये जो फीमर है वो कहां पे होती है, जांग में होती है। इसके बाद निम्न यंत्रों में से किसकी कार्यप्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 0 और 1 चलते हैं मेनली। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। तो 0 और 1 सबसे ज्यादा कहां पे चलते हैं, आपके कंप्यूटर में चलते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखो 2-3 चीजें, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो भौतिक परिवर्तन तो आपका वो है जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था से जा रही है, वन फॉर्म से अलग दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यदि वो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है, वापस यदि आपकी उसी अवस्था में आ जाए तो वो आपका कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे लोहे का पिघलना है, भाई लोहा पिघल गया, लोहा द्रव अवस्था में आ गया, लेकिन बाद में जब वो ठंडा होगा तो वापस लोहा ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो लोहे का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है, बताओ, भौतिक। ऐसे ही मैं कहूं बर्फ का जमना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बर्फ है, पानी जम के बर्फ हो जाएगा, तो वापस हम बर्फ पिघलकर क्या बन जाएगी, पानी हो जाएगी। लोहे का मुड़ना, ये भी देखो आपका कौन सा, सॉरी, लोहे का मुड़ना ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहे को आप एक बार मोड़ा है, दोबारा मोड़कर वापस उसी अवस्था में ला सकते हो। तो ये भी कौन सा हो गया, लोहे का मुड़ना, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब लोहे पर जंग लगना, देखो जब एक बार लोहे पर जंग लग जाती है तो वो लोहा खत्म ही हो जाता है एक तरीके से। तो वापस हम जंग को लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल नहीं सकता, वो एक से दूसरी में बदल जाएगा लेकिन वापस नहीं बदलेगा, वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। जैसे लोहे पर जंग का लगना हो गया, ठीक है, दूध का जमना हो गया। देखो दूध आपने एक बार जमा दिया, दूध से आपने एक बार दही बना दिया, दूध से दही बना दिया आपने, ऐसे समझो, दूध से क्या बना दिया आपने, दही। क्या वापस दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही हम कहें लकड़ी का जलना, अब देखो लकड़ी जलकर राख बन गई,
क्या वापस हम राख को लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का जंग लगना। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक मछली सांस लेने के लिए गलफड़े का इस्तेमाल करती है, ठीक है, जो गल्फ होते हैं, गलफड़े, इनसे सांस लेती है मछली। नाक से लेती है, नाक से ना, मुंह से। आदमी नाक और मुंह दोनों से लेता है सांस। अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं, देखो अंदर की तरफ घुमावदार को क्या बोलते हैं? अवतल। देखो इस तरीके से बनता है ये अवतल, ठीक है। तो कौन सा बोलते हैं इसको? अवतल बोलते हैं। जो अंदर की तरफ घुमावदार वाला लेंस होता है उसको हम अवतल लेंस बोलते हैं, और जो इस तरीके से होता है उसको उत्तल बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद आओ नेक्स्ट आगे। धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है, ध्यान रखना। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी पर जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। अब देखो वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है। देखो ये चीज जरूर आती है कि भाई इस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, या फिर उल्टा भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो बॉटनी, वनस्पति का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? बॉटनी। जूलॉजी में जीवों पर जो अध्ययन होते हैं, जीवों पर अध्ययन होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? जूलॉजी। भूकंपों पर जो अध्ययन किया जाता है, भूकंपों अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी। और सेस्मोग्राफ क्या होता है? जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं, रिएक्टर स्केल भी होता है, सेस्मोलॉजी से भी हम भूकंप का पता लगाते हैं। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी जानवर और मनुष्यों में, जानवर और मनुष्यों में जो कवक के कारण बीमारी होती है, कारण होने वाली बीमारियों का अध्ययन। ध्यान रखना, जानवर और मनुष्यों में जो कवक के कारण बीमारियां होती हैं उनका जो अध्ययन है, उनका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी। इसके बाद आओ विभवांतर मापक यंत्र है। देखो अमीटर है, अमीटर से आप विद्युत धारा बनाते हैं, ठीक है। अमीटर से आप क्या करते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। फुफेल कुछ भी नहीं नापते हैं। तो लैक्टोमीटर, इससे हम दूध की गुणवत्ता का मापन करते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता का। और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। तो विभवांतर किससे नापते हैं हम? वोल्ट मीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। इसका वॉटनी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अमीटर विद्युत धारा नापने काम आता है, लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता मापने काम आता है, और इसके बाद जो आपका वोल्ट मीटर है वो विभवांतर नापने काम में आता है। इसके बाद पौधों में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण जो पौधों का रंग है वो कैसा होता है? हरा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हम सूर्य से जो किरणें आती हैं उनसे भोजन बनता है, ठीक है। तो इसके कारण जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरित की क्रिया में जो होता है। अब इसके बाद आओ आगे, HIV क्या है? देखो HIV एक विषाणु है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। HIV क्या है? एक विषाणु है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न में से किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? देखो पौधों में पाए जाने वाले जाइलम आपका जल संवहन का कार्य करते हैं, जल संवहन का कार्य करते हैं। तो पानी के परिवहन के लिए क्या आता है? जाइलम काम में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखो स्थितिज हाफ mv², 1/2 mv², ये आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। हाफ mv² प्लस mgh, ये mgh आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है। किसका है? गतिज ऊर्जा का। और ये जो बीच वाला दिया है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का दिया है।
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं।